हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। और ये हमारे 6 सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट है। तो अभी तक हमने इसे स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन आज से हम इसे स्टार्ट करेंगे और एग्जाम से पहले इसे फिनिश कर देंगे। तो क्या है बायोटेक्नोलॉजी? तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 1, जो है हमारा एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो क्या होता है एंजाइम इमोबिलाइजेशन? तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इससे जो पहले का एक चैप्टर है वो मैं यहाँ पे कवर नहीं किया है, क्योंकि उसमें केवल आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना रहता है कि क्या है बायोटेक्नोलॉजी और क्या कुछ उसके बारे में थोड़ा सा हमें बस जानना रहता है। और तो वो क्या है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं पूछा जाता बायोटेक्नोलॉजी का। तो मैंने उसे थोड़ा सा इग्नोर किया है, यानी मैंने इसे इसमें कवर नहीं किया है, यानी उसका कोई वीडियो लेक्चर नहीं बनाया है। लेकिन उसका जो पीडीएफ नोट्स है वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा टेलीग्राम में, तो आप वहाँ पे जाके थोड़ा सा पढ़ लेना। बस उसमें थोड़ा सा बताया गया है कि क्या होती है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जैसे हमारे बायो यानी जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना, उनके साथ हम टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ नए प्रोडक्ट बनाएं, तो इसे हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बस सिंपल सी चीज़ है, इसमें हम बायोलॉजी का यूज़ करेंगे, साथ साथ में हम जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। इन दोनों से क्या है, हम इन दोनों से जो है हम एक कोई नया प्रोडक्ट बना देंगे। इसी चीज़ को हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी नहीं है, बस इसकी हिस्ट्री वगैरह हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, किसने टर्म दिया था बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, कब दिया था। तो इस चीज़ों के बारे में जो मैंने अलग से वीडियो नहीं बनाई है, बस थोड़ा सा ब्रीफ बताना रहता है उसके बारे में। तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप जो वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना। ज़्यादा से ज़्यादा आधे पेज का या एक पेज के मुश्किल से नोट होंगे, तो आप आसानी से याद कर लेंगे। तो लेकिन यहाँ पे जो एक हमारा नया इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने डायरेक्टली जो है यहीं से स्टार्ट किया है। तो आज हम देखेंगे इसके बारे में, और इसे मैं आपके लिए इतना आसान बना दूंगा कि आप इसे कभी भूलोगे नहीं। तो भले ही ये नया सब्जेक्ट है, लेकिन इसे अच्छे तरीके से समझाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इसे बहुत पहले से पढ़ रहे हो। तो सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे, कुछ भी रहने नहीं देंगे। और कोई भी अगर आपके मन में डाउट हो लेक्चर के बाद, तो आप जो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे आपके मन में कोई डाउट बचेगा नहीं, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन, तो एंजाइम का नाम तो आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी में काफ़ी सारे एंजाइम रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं, खाने को डाइजेस्ट करते हैं। आपके मुंह में भी जो है कई एंजाइम रिलीज होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह का जो है को जो है डाइजेस्ट करते हैं। और आपके जो स्टमक में, इंटेस्टाइन में काफ़ी सारे जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं। और जैसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो हम प्लांट वगैरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो प्लांट्स में भी काफ़ी सारे एंजाइम होते हैं। तो ये जो एंजाइम होते हैं इनके बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, डाइजेशन के काम में आते हैं और भी चीज़ों में यूज होते हैं, रिएक्शंस वगैरह में यूज किए जाते हैं। तो एंजाइम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और इसे हमने जो पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ा था। तो इसे तो इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि एंजाइम क्या होते हैं, इसे आप जो है अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नया वर्ड है, वो है हमारा इमोबिलाइजेशन। तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या होता है? तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से, जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो मैंने भी इसे इसी तरह से जो है, मैंने कहीं से वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखे, कहीं से मैंने रीड किया, तो इस तरीके से जो है मैंने भी उसी की हेल्प से इसे अच्छे से समझा था। और इसको भी मैं जो है आपको भी जो है उसी की हेल्प से समझाऊंगा, जो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट चीज़ कि फॉर एग्जाम्पल हमको आम खाना है। अब आम का सीज़न तो है नहीं, तो आप आम कैसे खाओगे? तो आप गए किचन में जाके जो है आपने आम का अचार खा लिया। तो आम का सीज़न तो है नहीं, फिर भी आपको आम मिल गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जब सीज़न था तो उस टाइम पे क्या है, आम आ रहे थे उस टाइम पे, यानी हरे हरे आम थे। आपको जब खाने तो आपने खा लिए, लेकिन जब सीज़न ख़त्म होने वाला था तो आपने क्या किया? ऐसा तो है नहीं कि आपने आम को जो रख लिया और जैसे सीज़न चला गया तो आपने जो है जो बिना सीज़न के जो आपने जो आम जो इकट्ठे किए थे वो आपने खा लिए। तो ऐसा तो है नहीं। तो आम को क्या है, आप ज़्यादा समय तक रख नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? तो आम को जैसे ही सीज़न ख़त्म होने वाला होता है तो हमने उसे रखा नहीं, आम का क्या है, हमने काटा, उसमें मसाला मिलाया और तेल डाल के हमने उसका अचार बना दिया और उसे रख दिया। तो इससे क्या हुआ, आम का सीज़न तो चला गया, लेकिन आम को हमने क्या है, प्रिजर्व कर दिया काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है, जो कभी ख़राब नहीं होगा। तो हमने जो है आम का अचार बना दिया। अब अचार बनाने के लिए हमने क्या किया, स्वाद के लिए हमने उसमें कुछ मसाले वगैरह ऐड कर दिए। और उसे क्या है, बैक्टीरिया से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए हमने क्या है, उसमें तेल को ऐड कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारा आम जो है वो प्रिजर्व हो गया। अब आम को हम क्या है, पूरे साल भर खा सकते हैं। अब भले सीजन हो या ना हो, हम क्या है, जब भी हमारी आम खाने की इच्छा होगी तो हम क्या है, जाएंगे डब्बे में से अचार निकालेंगे और खा लेंगे, जिससे क्या है, हमें आम का टेस्ट आ जाएगा। तो बस कुछ इसी तरह से है ना, जैसे हमने आम को जो है क्या किया, हमने आम का क्या है, हमने इमोबिलाइजेशन कर दिया, ठीक है।
तो इसी तरह से जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम का हम इमोबिलाइजेशन कर देते हैं। जैसे आम का हमने कर दिया, आम का जो सीजन खत्म हो गया तो आम क्या धीरे धीरे ख़राब हो जाएंगे। तो क्या किया हमने, आम को जो है काट पीट के हमने मसाला मिलाया और उसमें तेल डाल के हमने उसका अचार बना दिया। अब वो क्या है पूरे साल तक रखा रहेगा, अब वो ख़राब नहीं होगा। जब भी हमारी आम खाने की इच्छा होगी हम उसमें से निकाल के खा लेंगे। तो ये हो गया हमारा आम इमोबिलाइजेशन। और अब बात करते हैं हम एंजाइम इमोबिलाइजेशन की। तो एंजाइम में क्या होता है, जैसे हमने आम को प्रिजर्व करके रखा है, इसी तरह से हम क्या करते हैं, जो एंजाइम होते हैं उनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं और उसी प्रिजर्वेशन को जो हम इमोबिलाइजेशन बोलते हैं। तो एंजाइम क्या हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया और हमने प्लांट वगैरह से निकाल लिया, ठीक है, तो और बॉडी वगैरह से या फिर हमने किसी तरह से जो है एंजाइम वगैरह को निकाल लिया। अब एंजाइम को हमने निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब एंजाइम को हम क्या करेंगे, जैसे हमें उसका जैसे हमें एंजाइम का कहीं पे यूज करना है, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है, हमें उसमें एंजाइम वगैरह मिक्स करके जो है रिएक्शन को बढ़ाना है, तो क्या करेंगे हम एंजाइम को उसमें डाल देंगे, इससे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो एंजाइम का हमने यूज कर लिया, तो ये तो क्या है इंस्टेंट यूज हो गया एंजाइम का। लेकिन अगर बाई चांस हमें कभी एकदम से ज़रूरत पड़ जाती है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम प्लांट्स वगैरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर एंजाइम को लेंगे, फिर रिएक्शन करवाएंगे उसकी, उसे यानी रिएक्शन वगैरह में यूज करेंगे, या फिर एकदम से इंस्टेंट कहीं पे ज़रूरत पड़ जाती है, किसी भी चीज़ में ज़रूरत पड़ जाती है एंजाइम की। तो ऐसा नहीं है कि हम बार बार कहीं से लेके आएंगे फिर दोबारा से प्लांट से निकालेंगे, बॉडी से निकालेंगे या कुछ भी XYZ। तो हम क्या करते हैं, एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसके बाद क्या है हम उसे इमोबिलाइज कर देते हैं, यानी हम क्या है उसे अच्छे से प्रिजर्व करके रख देते हैं। तो जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी एंजाइम की, तो हम क्या है उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इमोबिलाइजेशन होता है ना, इसकी कई सारी टेक्निक रहती है, ठीक है। तो टेक्निक का क्या मतलब है कि एंजाइम कैरियर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एंजाइम होता है और इसके ऊपर हम क्या है कैरियर लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा, जो एंजाइम है हमारा वो प्रिजर्व हो गया, ठीक है। तो जब भी हमें एंजाइम की इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करेंगे, ये जो कैरियर है इसको यहाँ से हटा देंगे, तो इससे क्या है एंजाइम रिलीज हो जाएगा और एंजाइम को हम जो यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है एंजाइम को प्रिजर्व किया जाता है और इसी को हम एंजाइम इमोबिलाइजेशन बोलते हैं। तो इसी तरह से सेम हमारा, जैसे आम के अचार का हमने एग्जांपल दिया कि आम को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं कि उसका अचार डाल के, इसी तरह से सेम हम जो एंजाइम को क्या है कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं, उसके साथ किसी कैरियर को हम अटैच कर देंगे जो क्या है इसे प्रोटेक्शन देगा, एंजाइम को प्रोटेक्शन देगा, उसे ख़राब नहीं होने देगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है एंजाइम का इमोबिलाइजेशन किया जाता है। तो आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। तो इट रेफर्स टू द टेक्निक्स ऑफ कन्फाइनिंग और एंकरिंग द एंजाइम इन और इनर्ट सपोर्ट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है कि कुछ ऐसी टेक्निक्स जिसमें हम क्या करें, एंजाइम को रख दें, यानी लपेट कर रख दें या फिर उसे संभाल के रख दें, तो और उसे संभाल कर रख दें किसकी हेल्प के साथ, कोई भी यानी कैरियर, यानी किसी कैरियर को हम, तो किसी कैरियर के साथ हम जो एंजाइम को अटैच करके उसे संभाल कर रख दें। तो इसी टेक्निक को हम बोलते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो इमोबिलाइजेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कैरियर की ज़रूरत पड़ती है। तो एंजाइम कैरियर होते हैं। तो एंजाइम कैरियर्स आर दोज इनर्ट मॉलिक्यूल्स विच हेल्प इन द एंजाइम इमोबिलाइजेशन आफ्टर रिएक्शन विद एंजाइम। तो जो एंजाइम कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनर्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इनर्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये करते क्या है, ये हेल्प करते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन में। तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन में किस तरह से हेल्प करते हैं, ये क्या करते हैं एंजाइम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और ये क्या करते हैं एंजाइम के ऊपर एक लेयर बना देते हैं, यानी एंजाइम को जो है प्रोटेक्शन देने लगते हैं। तो एंजाइम क्या इनके अंदर हो जाता है और ये क्या है ऊपर से जो है प्रोटेक्शन देते हैं। तो एंजाइम जो है प्रिजर्व हो जाता है, वो ख़राब नहीं होता है और लंबे समय तक जो है उसे स्टोर किया जा सकता है। तो एंजाइम के साथ रिएक्शन करते हैं ये जो कैरियर्स होते हैं, इससे क्या है एंजाइम जो है इमोबिलाइज हो जाता है। तो इन्हें हम कैरियर्स बोलते हैं, जो क्या करते हैं एंजाइम को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखते हैं, उसे ख़राब नहीं होने देते हैं। तो बस यही इसमें सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे फिर क्लासिफिकेशन दिया है कैरियर्स का कि कितने तरह के कैरियर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे बेसिकली 3 तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं और होते हैं ऑर्गेनिक सिंथेटिक। तो इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं हमारे पोरोल ग्लास, सिलिका आ जाता है, क्लेज आ जाते हैं और बेंटोनाइट आ जाता है। ऑर्गेनिक में आता है हमारा सेलुलोज डेरिवेटिव्स, DEAE सेलुलोज, CM सेलुलोज और डेक्स्ट्रॉन आ जाता है। और ऑर्गेनिक सिंथेटिक में आ जाता है हमारा पॉलीविलाइल एसीटेट और एक्राइलिक पॉलीमर। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन हो गए सिंपल से कैरियर्स के। उसके बाद आ जाती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक, है ना। तो हम देखेंगे कि कैरियर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो और क्या क्या उनके फ़ायदे रहते हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए, है ना, कि कैरियर्स कैसे होने चाहिए, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए।
तो सबसे पहली चीज़ होती है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए, यानी ज़्यादा महंगे नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसमें जो है महंगी चीज़ें हमने यूज कर ली, जैसे हमने आम का अचार डाला तो हमने तेल का यूज किया। अब ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही हाई क्वालिटी का, कुछ अलग से हम बहुत ज़्यादा वैसा किसी और चीज़ का तेल ले आए, ठीक है। तो जैसे चमेली का, चंदन का, जैतून का, तो ऐसे तेल को हमें यूज नहीं करना है जो महंगे हो। हम क्या है सरसों के तेल का नॉर्मली यूज करेंगे, जो क्या है काफ़ी सस्ता रहता है और अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है। तो इसी तरह से जो है हम एंजाइम को जो है इमोबिलाइज करने के लिए हम जो कैरियर चूज करेंगे वो क्या है कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, यानी सस्ता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि वो इनर्ट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि वो इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट का मतलब वो क्या है एंजाइम के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, है ना, एंजाइम के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और इसका क्या मतलब है कि जब भी हम एंजाइम को जो है इमोबिलाइज करते हैं तो क्या है कैरियर की हम जो उसके साथ रिएक्शन कराते हैं, तो कैरियर क्या करता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन बना लेता है जिससे एंजाइम क्या है ख़राब नहीं होता है। लेकिन उस केस में क्या है एंजाइम जो कैरियर होना चाहिए वो इनर्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वो उसके साथ रिएक्शन करके उसको जो है एंजाइम को ख़राब ही कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो क्या है एंजाइम के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बस उसके ऊपर क्या है एक प्रोटेक्शन बना लेनी चाहिए उसे। तो कैरियर ऐसा होना चाहिए। थर्ड होता है कि नो मॉडिफिकेशन इन एंजाइम्स, तो स्ट्रक्चर वगैरह में चेंज नहीं होना चाहिए एंजाइम का, ठीक है। तो उसके साथ जो कैरियर हमें ऐसा जोड़ना है जो क्या है उस एंजाइम का जो स्ट्रक्चर चेंज ना करे, जो है उसका स्ट्रक्चर वही होना चाहिए। ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कहीं पे हमें एकदम से ज़रूरत पड़ी किसी चीज़ की तो हम कहीं बाहर से लेके आ रहे हैं कैरियर को, ठीक है। तो इस तरह से जो है ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। और रीजनरेशन कैपेसिटी होनी चाहिए, अगर ख़राब हो जाए तो उसे दोबारा से हम उसे बना सकें जल्दी से, है ना। और अवॉइड कॉन्टामिनेशन, तो ऐसा कैरियर जो है ऐसा होना चाहिए जिस पे क्या है कोई बैक्टीरिया वगैरह ग्रो ना कर पाए। इससे क्या है एंजाइम ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर उसे टच कर लें या उसे छू लें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो एंजाइम हमने जो प्रिजर्व किया है तो वो क्या है ख़राब हो जाए या फिर उसमें क्या है बैक्टीरिया ग्रो करने लगे। तो क्या है हमें ऐसे जो कैरियर वगैरह चूज करने जो क्या है ख़राब ना हो, यानी जो क्या है जिसके ऊपर क्या है बैक्टीरिया ग्रो ना कर पाए। तो ये हो गई कुछ कैरेक्टरिस्टिक बेसिक सी कैरियर्स की। अब देखते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन के कुछ एडवांटेज। तो एक तो होता है कि इजी टू कंट्रोल रिएक्शन, है ना। इसका क्या मीन्स होता है कि जैसे हमें से तो हम इसकी जो रिएक्शन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्या है हम आम का अचार खा रहे हैं, है ना। तो आम का अचार हमने प्रिजर्व करके रख लिया, आम को रख लिया, अब हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम क्या है आम के अचार का यूज कर सकते हैं। तो घर में क्या है कभी एक मेहमान आया तो हमने उसे अचार दे दिया, 2 आए तो हमने और ज़्यादा अचार दे दिया, 3 आए तो और ज़्यादा अचार दे दिया। तो इस तरह से क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमें जब जितनी ज़रूरत पड़ती है हम उतना यूज कर सकते हैं। तो बस यही एक फ़ायदा रहता है एंजाइम इमोबिलाइजेशन का कि जितना हमें चाहिए जितना हमें यूज करना है तो हम क्या है उसकी रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। हम उसे रीयूज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। जैसे हमने आम को क्या रख लिया, अगर हम आम को रख लेते उसे बिना प्रिजर्व किए तो आम क्या कुछ दिन बाद सड़ जाता, ख़राब हो जाता। लेकिन क्या है सीजन ख़त्म होने के बाद हमने क्या किया आम का जो है काट पीट के हमने उसमें मसाले डाल के तेल डाल के हमने उसे प्रिजर्व कर दिया। तो क्या अब वो रीयूज हो जाएगा, है ना, कि हम उसे बार बार यूज कर सकते हैं। ईजिली सेपरेशन, कि जब हमें एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या है जैसे ये हमारा एंजाइम है और ये हमारा कैरियर है इसके ऊपर, तो जब हमें एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे कैरियर को हटा देंगे, यानी कैरियर को यहाँ से हटा देंगे। इससे क्या है एंजाइम बाहर आ जाएगा और हम इसका जो है यूज कर पाएंगे। तो ये क्या है ईजिली सेपरेट हो जाते हैं, यानी जो कैरियर हमने उसके साथ जोड़ा है ये क्या है आसानी से हट जाएगा और एंजाइम को हम जो है यूज कर सकते हैं। तो ईजी सेपरेशन होता है। अब कुछ डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है सबके लिए नहीं है, यानी हर कोई इसे नहीं कर सकता, एंजाइम इमोबिलाइजेशन को हर कोई नहीं कर सकता। थोड़े से हाई कॉस्ट रहते हैं कि इसमें क्या है थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा आती है, ये मतलब चीप नहीं रहते हैं, थोड़ी सी कॉस्ट अच्छी आती है, यानी हम जो कैरियर वगैरह चूज करते हैं वो थोड़े से क्या है कॉस्टली रहते हैं। और क्या इसकी जो स्टेबिलिटी होती है एंजाइम की वो थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती है ना। इसका क्या मतलब है कि एंजाइम का जो स्टेबिलिटी रहती है, यानी उनकी जो स्टेबिलिटी रहती है वो क्या है थोड़ी सी इफेक्ट हो जाती है। जैसे क्या हमने आम जब खाते हैं, हम जब कच्चे आम को खाते हैं तब उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन जब हम उसका अचार डाल देते हैं तो उसमें क्या है मसाले वगैरह ऑयल का थोड़ा सा क्या है उसकी वजह से जो ओरिजिनल टेस्ट होता है आपका वो थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी वो कच्चे आम जैसा उसका टेस्ट नहीं रहता है। तो इसी तरह से जो एंजाइम होता है और एक्चुअल में जो एंजाइम होता है उसका क्या अलग मतलब उसका थोड़ा सा स्टेबिलिटी रहती है, और जब उसे इमोबिलाइज कर दिया जाता है, जब उसे प्रिजर्व कर दिया जाता है तब उसकी जो स्टेबिलिटी है थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती है। तो बस ये थे उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब बात करते हैं इसके मेथड्स ऑफ इमोबिलाइजेशन टेक्निक्स की, कि इमोबिलाइजेशन के लिए क्या कुछ टेक्निक्स का यूज किया जाता है। तो कौन कौन सी वो टेक्निक्स रहती हैं।
तो यहाँ पे जो है इस फॉर्मूले का आप देख सकते हो, तो इसमें ए फॉर एडजॉर्प्शन और E2 का मतलब है इसमें दो मेथड्स दिए हैं, मतलब ई से, इसलिए मैंने E2 लिख दिया। और यहाँ पे सी है और C2 का मतलब है यहाँ पे दो सी से जो है मेथड दिए गए हैं। तो सबसे पहले होता है इसका एडजॉर्प्शन, फिर होता है एंट्रापमेंट, फिर होता है हमारा एनकैप्सुलेशन, फिर होता है हमारा क्रॉस लिंकिंग और फिर होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये कुछ मेथड्स हैं अलग अलग जिनके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसे मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एक साथ जो अगर इन सबको कवर करेंगे हम, यानी आपने डिसएडवांटेज तक यहाँ पे पढ़ लिया एंजाइम इमोबिलाइजेशन के, और अगर हम इसके मेथड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर हमें से जो है सारे मेथड्स को हमें डिटेल में पढ़ना है, तो अगर इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे तो वो क्या है, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो आप जो है बोर हो जाओगे। तो इसे मैंने अगली वीडियो के लिए डिले कर दिया है। तो अगली वीडियो में हम इन सभी जो टेक्निक्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, एक एक करके, जो क्या है काफ़ी आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो मैंने इसे अलग वीडियो के लिए छोड़ दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इन सभी टॉपिक्स के साथ, इन्हें अच्छे से कवर करेंगे। और आई होप आपको सब कुछ ये वीडियो में समझ आ गया होगा। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और नोट्स आपको वहीं पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो जाके उसे ज्वाइन कर लें। और वीडियो पसंद आई हुई तो इसे शेयर ज़रूर करें, इसे लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।